बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। कौमी असम्बली में आखिरकार दहशतगर्दी जैसे अहम तरीन कौमी मसले पर बाज़ाब्ता बहस का आगाज़ हो गया है। एक ऐसा मौजू जिस पर बरसों से सिर्फ दावे और बयानात होते रहे मगर अमली पेशरफ्त ना होने के बराबर थी। कहा जा सकता है देर आयद दुरुस्त आयद, लेकिन सवाल ये है कि क्या अब भी हम संजीदगी और यकसुई के साथ आगे बढ़ेंगे या ये भी महज एक और बहस बनकर रह जाएगी। इस इजलास में तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने सिक्योरिटी फोर्सेस के बार बार ऑपरेशंस पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि ये कार्रवाइयाँ दहशतगर्दों की बजाय आम शहरियों को निशाना बना रही हैं, जबकि असल दहशतगर्द आज भी आज़ाद घूम रहे हैं। उन्होंने खबरदार किया कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात किसी नए फौजी ऑपरेशन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिएगा। ऑपरेशन जो है नाकाम हुई, बजाय इसके कि आप ऑपरेशन पे ऑपरेशन करें, आप आबादियों को मिसमार करें, आप लोगों को गरे से निकाले, अपने अवाम के साथ एंगेजमेंट करें। अगर आपके पास कोई दहशतगर्दों का इंटेलिजेंस तो रिपोर्ट होगी, उस पर आप कार्रवाई करें। हम किसी ऑपरेशन को नहीं होने देंगे। ये हमारे सारे जो यहाँ बैठे, हम किसी ऑपरेशन को नहीं होने देंगे। होश के नाखून ले। आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को दबाकर ये तस्वीर दे रहे हैं कि हम सब कुछ ठीक है। कौन मानेगा आपको? पूरी दुनिया को पता है कि फार्म 47 की हुकूमत है। हुकूमत की जानिब से रद्द-ए-अमल फौरी और सख्त था। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को तनकीद का निशाना बनाया, बल्कि ये चैलेंज भी दिया कि तहरीक इंसाफ को वाज़िया करना होगा कि वो रियासत के साथ हैं या दहशत गर्दों के साथ। उनका क्या कहना था कि रियासत हर उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो दहशत गर्दों की पुश्त पनाही करता है। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से बाज़ सियासी जमातें क्यों पीछे हटती नजर आ रही हैं। आइए उनका मौक़िफ़ सुनते हैं। नया ऑपरेशन नहीं हो रहा। कार्रवाई जो नेशनल एक्शन प्लान से हो रही है वो होगी। किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। टीटीपी को किसने लाकर इधर बात किया था? आपने। जिसके वजीर और वजीर आला भत्ता दे के जिंदा हो, वो क्या लड़ेंगे? पंजाबी शिया और सिक्योरिटी फोर्स क्यों नहीं पाकिस्तानियों को मार रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान पे कितना अमल हुआ? एनएफसी अवार्ड का 1% पिछली 1.5 दहाई में लिया है। उस सूबे में सीटीडी पूरे जिलों में नहीं है। इनका वजीर आला बड़े अफसरों को कहता है कि हम नहीं लड़ेंगे, नहीं तो हमारा हाल पीपल्स पार्टी और एएनपी जैसा होगा, जेयूआईएफ जैसा होगा। उधर इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात के बाद एक बार फिर वाज़िया कर दिया है कि वह हुकूमत या मुखालिफ जमातों से किसी किस्म के मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं, बल्कि उन्होंने 14 अगस्त को एक और बड़े एहतजाज की कॉल दे दी है। यह ऐलान ऐसे वक्त में हुआ है जब कौम आज़ादी का दिन जोश व खरोश से मनाने की तैयारियों में मसरूफ़ है। सवाल ये है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ वही दिन एहतजाज के लिए मौजू लगता है जो कौमी या कश्मीरी जद्दोजहद के लिए मखसूस हैं, और क्या 14 अगस्त के बाद मज़ीद एहतजाजी कॉल्स भी आएंगी? ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब मुल्क को पहले से ज़्यादा कौमी यकजहती, सियासी बलूगत और दाखिली इस्तेहकाम की ज़रूरत है। और हाँ, एक और अहम मौजू जो सियासी और अवामी महफिलों में ज़ेर बहस है, इमरान खान साहब के बेटे पाकिस्तान कब आ रहे हैं? क्या वो वाकई वालिद की जद्दोजहद का हिस्सा बनने आ रहे हैं या ये भी सिर्फ बयानिया है? इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है अली गौहर बलोच ने, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, और मेरे साथ हैं बैरिस्टर शाहिद मसूद खान, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया आप दोनों के टाइम देने का। बैरिस्टर साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू। नेशनल एक्शन प्लान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात ज़रूर कर रही है, मगर जब अमल दरामद का वक्त आता है तो आप लोग पीछे हट जाते हैं। हुकूमत कह रही है ये आपका दोहरा मेयार है, क्या कहेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने शरीक गुफ्तगू किया। गुजारिश ये है काजी साहब के जो किसी भी जगह पे जब आप ऑपरेशन करते हैं तो उसके बहुत सारे रिजल्ट्स निकलते हैं। ना सिर्फ आपकी आर्म फोर्सेस की कैजुअलिटीज होती हैं, बल्कि जो सिंपल सिटीजन्स हैं वो भी उसके अंदर निशाना बनते हैं। और ये एक जो है अनअवॉइडेबल चीज होती है कि जब आप ऑपरेशन के अंदर जाते हैं, मामला ऑपरेशन मस्ट बी द लास्ट अटेम्प्ट
ऑप्शन आपके पास ऑपरेशन की होती है कि आप वहां पे जाके मतलब जो है ऑन ग्राउंड ऑपरेशन स्टार्ट करें। तरीके इंसाफ शुरू दिन से एक मौकफ है। आपने 2018 से तरीके इंसाफ की हुकूमत 2021 तक जो रही, आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का कोई दहशतगर्दी नहीं थी, पाकिस्तान के अंदर किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी और पाकिस्तान की इकोनॉमी 6% के ऊपर ग्रो कर रही थी और यहाँ पे सुकून का माहौल था। आज फिर दहशतगर्दी ने जिस तरह सर उठाया, हमारे लिए अफगानिस्तान वाला मामला, केपी के अंदर और बलोचिस्तान के अंदर तरह के हालात बने, तो इन हालात के अंदर नेगोशिएशंस को, मुज़ाकरात को जो है वो खातर में लाना चाहिए। जो लोग जो रियासत के अगेंस्ट हैं, दे शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी कि उनके साथ हम बैठ के बात करें और हो सकता है वो राह रास्त पे आ जाएं। और बहुत सारे आए भी हैं, आए दिन हम देखते हैं बलोचिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे जवान जिन्होंने रियासत के खिलाफ हथियार उठाए, आज वो सरेंडर करके रियासत पाकिस्तान का हिस्सा बन रहे हैं। ठीक है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, असद कैसर साहब ने जो कहा, शुरू से आपको पता है, पिछले दिनों भी के अंदर ये मामला उठा कि हमें जिरगे की शक्ल में उन अमायदीन को जिनका खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान के अंदर ना सिर्फ असर है बल्कि उनका जो है अफगानिस्तान के अंदर भी असर है, जो वहां पे एक रोल प्ले कर सकते हैं, हमें जिरगे की शक्ल में उनको अफगानिस्तान में भेजना चाहिए। एंड दैट मस्ट बी बैक्ड बाय पाकिस्तानी गवर्नमेंट। पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसको वैलिड करे और वहां पे जाकर हम बात उनके साथ करें। ठीक। अच्छा, मैं यही चीज़ अली गौहर बलोच साहब की तरफ लेकर जाता हूँ। अली भाई ज़रा बताइएगा, 14 अगस्त करीब है, खान साहब ने फिर एहतजाज की कॉल दी है, हुकूमत का प्लान क्या है? क्या जश्न आज़ादी मनाने वाले जो आम शहरी हैं उनको दोबारा आप पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, केपी पुलिस के हवाले करेंगे या कुछ और लाहे अमल होगा? और किस तरह ये डिवीजन होगी कि कौन आम शहरी है और कौन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मंसूर भाई, जिस तरह से पहले आपने देखा, उसकी दो वजूहात मुझे समझ आती हैं। एक तो जब भी कोई कौमी दिन होता है या इस तरह का त्यौहार होता है तो उसमें ये एहतजाज रखते हैं और इनका वैसे भी ये जो बयानिया है कि खान है तो पाकिस्तान है, मैं समझता हूँ कि ये तो हरगिज मुनासिब ही नहीं है। जिस दिन हमने इज़हार यकजहती करना होता है, जिस दिन हमारा कोई कौमी त्यौहार होता है, उस दिन अगर आपको प्रोटेस्ट लॉन्च करेंगे, कोई इस किस्म की एक्टिविटी करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि ये हमारे पाकिस्तानी होने का सबूत है। उसके लिए जरूरी है कि प्रोटेस्ट इन्हें किसी और दिन रखना चाहिए और ये हरगिज़ तौर पर मुनासिब नहीं है। इससे पहले भी इन्होंने इसी तरह से किया कि जब कौमी त्यौहार होते हैं तो ये अपनी पार्टी के झंडे लेके निकल आते हैं। तो पाकिस्तान में आज तक किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने कभी इस तरह के कौमी त्यौहार को जो है वो टारगेट नहीं किया। लेकिन क्या कहा जा सकता है, आप देख लें कि जिस तरह से ये IMF को खतूत लिखते रहे कि पाकिस्तान को कर्जा ना दे, उन्हें मुल्क फॉर्म जाहिर करते रहे कि भाई आप जो पाकिस्तान एक बयानिया बना कि यहाँ पर बुनियादी हकूक की पामाली होती है, ये होता है, वो होता है, इस किस्म के इल्जामात लगाए। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के खिलाफ बातें हैं और खास तौर पर 9 मई के वाकयात के बाद इनके जो ये रवैये हैं ये हरगिज़ तौर पर मुनासिब नहीं है। बहरहाल हुकूमत के पास और रियासत के पास इस किस्म के अनासर जो कि हमारी कौमी त्यौहार पर या इस किस्म की एक्टिविटीज पर रखना डालेंगे तो फिर कानून तो अपना रास्ता बनाएगा मंसूर साहब। ठीक हो गया। और उनको कानूनी तकादे पूरे किए जाएंगे, उनको उसी नजर से ट्रीट किया जाएगा जिस तरह की वो एक्टिविटीज करेंगे। बिल्कुल ठीक है। बैरिस्टर शाहिद साहब, आपने हुकूमत का मौक़िफ़ सुन लिया। आजकल ये कुछ अर्सा पहले बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब आप लोग हुकूमत पे थे ना तो आप भी बिल्कुल यही कहते थे हुकूमत और रियासत ने ये फैसला कर लिया है। तो आज अली गौहर साहब भी वही कह रहे हैं कि हुकूमत और रियासत ने फैसला कर लिया है कि आहने हाथों से निपटा जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि 14 अगस्त हो, कश्मीर डे हो, इन्हीं दिनों में क्यों एहतजाज हो रहा है? ये एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि जी क्यों इन्हीं दिनों में किया जा रहा है। एक, इसका जवाब दीजिएगा। और साथ असद कैसर कहते हैं कि बार बार ऑपरेशन से अवाम मुतासर हो रही है। तो क्या आप ये समझते हैं कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई रोक देनी चाहिए और जो आप पहले कह रहे हैं कि डायलॉग पर उनके साथ जाना चाहिए, इस स्ट्रैटेजी के ऊपर अब हुकूमत को काम करना चाहिए? देखिए काजी साहब, पहली बात तो जो 14 अगस्त के एहतजाज के हवाले से आप बात कर रहे हैं, मैं किसी और चीज की कोई दलील नहीं दूंगा, सिर्फ आपके साथ मंतक और दलील के साथ बात करूंगा। और मेरी मंतक और दलील ये है
कि आईने पाकिस्तान 1973 का मुझे ये मेरा बुनियादी हक देता है कि अगर मुझे किसी चीज पे रियासत पाकिस्तान से एतराज है तो मैं पुरअमन एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाऊं। ओके। अगर उस पुरअमन एहतजाज को कोई आदमी सबोताज करता है, वो बेशक रियासती इदारे हों, वो पुलिस हो या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हों, तो वो आईने पाकिस्तान की सरीहन वायलेशन कर रहे हैं और मेरे बुनियादी हकूक से अगर वो मुझे परे हटा रहे हैं तो उनके खिलाफ हाई ट्रीजन का केस भी बनता है, उनके खिलाफ रियासत पाकिस्तान को एक्शन में आना चाहिए। आज अली गौहर बलोच साहब जो बात कर रहे हैं, जो बाकी सियासी लोग बात कर रहे हैं, ये आज अगर मनसब के ऊपर बैठे हैं, रियासत पाकिस्तान के अंदर हुकूमत के अंदर बैठे हैं, तो ये इसी आईने पाकिस्तान की रूह से बैठे हैं। ये इसी आईने पाकिस्तान ने इनको आज ये सारे मनसब अता किए हैं। वही आईने पाकिस्तान पाकिस्तानी की हैसियत से मुझे ये राइट देता है कि मैं सड़कों पर निकलूं अगर रियासत मेरे साथ कोई गलत करती है, अगर मुझे अपनी कोई डिमांड जो लेजिटिमेट डिमांड है उसके हवाले से मैं बात करूं। और आईने पाकिस्तान में कहीं नहीं लिखा कि 5 अगस्त को एहतजाज नहीं हो सकता, 14 अगस्त को एहतजाज नहीं हो सकता, बल्कि मेरा कायद इमरान खान वो तो ये कहता है कि हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को सही मानों के अंदर जानना है, जिसका मतलब है कि मैं सिर्फ अल्लाह पे यकीन रखता हूं और किसी की गुलामी नहीं मानता सिवाय उस अल्लाह की, और किसी की इबादत नहीं करता। तो बात बड़ी सीधी सी है कि अगर हमारे मुल्क के अंदर हमारे बुनियादी हकूक जो आईने पाकिस्तान देता है उनको छीन के हमें गुलाम बनाने की कोशिश की जाएगी तो हम ये गुलामी बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे। हम 14 अगस्त को ना सिर्फ उस आजादी को मनाएंगे जिसका ख्वाब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था, जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने बहुत सारी कुर्बानियां दी थी, और हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो पाकिस्तान था वो एक लेकिन जो है ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल, मुझे कोई एतराज़ नहीं, बुनियादी हक है आपका और उसको इस्तेमाल करना। हुकूमत बार बार ये कहती है कि जी हमने बुनियादी हक आपका ज़रूर है, लेकिन 9 मई हो गया, आपका जितना मर्जी वैलिड स्टांस हो, हुकूमत ने हर दफ़ा ये कहना है कि जी आपने 9 मई की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई किया है, इसलिए हम लोगों को आपकी किसी बात पे ट्रस्ट नहीं। लेकिन अली गौहर साहब, एक तरफ ये सूरत हाल है, 5 अगस्त को लाहौर सेक्रेटेरिएट के बाहर एक वीडियो वायरल हुई, लड़का कह रहा है कि मैं मुंशी हूं और पुलिस वाले उसको घसीट रहे हैं। तो एक तरफ तो आप 9 मई की, अब आपके पास हर डिफेंस जो है नून लीग के पास, हुकूमत के पास, वो ये है कि 9 मई हुआ, लेकिन उसके अंडर उस 9 मई की छतरी के नीचे जेन्युइनली जो इस वक्त पुलिस कर रही है लोगों के साथ, वो भी मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा हुआ। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए बात ये है कि एक 9 मई के वाकयात नहीं, अगर आप सिर्फ ये कह देना कि 9 मई इतना मतलब है कि इसको इतना अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। 9 मई को भला क्या हुआ? 9 मई को टारगेट अटैक हुए आर्मी की और पाकिस्तान की अहम तंसीबात के ऊपर। 9 मई को कोई PMLN के किसी घर के ऊपर अटैक नहीं हुआ, किसी DC ऑफिस के ऊपर अटैक नहीं हुआ, जिन्ना हाउस के ऊपर अटैक हुआ, जिसको के जो कि कोर कमांडर हाउस है। फिर उसके बाद आप देखें कि पेशावर का वो रेडियो स्टेशन जलाया गया जिससे पाकिस्तान के बनने का ऐलान हुआ। एक आप मेंटेलिटी देखें, सोच देखें, खुदा के मुजस्समों को तोड़ा गया, फिर मियां वाली, सरगोधा, फैसलाबाद की फौजी तंसीबात के ऊपर हमले किए गए, GHQ का रुख किया गया, मोटरवेज को आग लगाई गई। अली भाई ये तो देखें, इस पे तो इन लोगों को सजाएं हो रही हैं ना, इस पे तो इनको सजाएं हो गई हैं, डिस्क्वालिफिकेशन हो गई, वहां पर दोबारा इलेक्शंस की इलेक्शन कमीशन अनाउंसमेंट कर रहा है, वो तो एक बिल्कुल चीज आपकी दुरुस्त है। जिन लोगों ने वो किया उनको सजा भी मिलनी चाहिए और करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। वो कह रहे हैं कि जी अब उससे आगे भी हमने चलना है, हम हर चीज का स्टांस जो होगा वो यही होगा कि तुम गद्दार हो और हम लोग ठीक है। ये इस स्ट्रैटेजी के ऊपर फिर हुकूमत और काम किस तरह चलेगा आप लोगों का ऑपोजिशन के साथ? नहीं, देखिए मंसूर, ऐसी बात नहीं है। देखिए आगे की तरफ भी चल पड़ते हैं और पीछे की तरफ भी देख लेते हैं। 9 मई के 9 मई से पहले आपको याद होगा कि एक दफा इन्होंने धरने दिए थे और इन्होंने कहा था कि हम रेड जोन के अंदर नहीं दाखिल होंगे। रेड जोन के अंदर दाखिल हुए, असेंबली के जंगले तोड़े गए, सुप्रीम कोर्ट के कब्रें खोदी गई, PTV पर हमला किया। अब 9 मई से आगे की तरफ आ जाते हैं, इनकी हुकूमत KPK में बन जाती है। ये अपनी हुकूमत के तमाम वसाइल लेकर 1122 की गाड़ियां लेकर, तमाम
सरकारी गाड़ियां लेकर, कील वाली लाठियां लेकर, नौजवानों को लेकर, वर्गलाकर, सरकारी मुलाजमीन को लेकर ये वफाक के ऊपर हमलावर हो जाते हैं। और एक तरफ वो पंजाब है जहां पर नौजवानों के हाथों में स्कॉलरशिप थमाए जा रहे हैं, जहां पर लैपटॉप पकड़ाए जा रहे हैं। आज ये अपने बच्चों के लिए कहते हैं कि वो एहतजाज में शामिल नहीं होंगे, लेकिन लोगों के बच्चों को फिर दहशतगर्दी के मुकदमात बनवाने के लिए कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अली साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऊपर ये जो मेरी एक गुजारिश सुन ले जी जी, जो इन्होंने खुद अपने रवैयों से, अपने एटीट्यूड से जो एतमाद खो दिया है, और इन्होंने साबित कर दिया है कि ये कोई प्रोटेस्ट जो है वो पुरअमन करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो फिर इनके ऊपर कौन ट्रस्ट करेगा कि ये कौन ट्रस्ट करेगा? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक एहतजाज करना तो हर पॉलिटिकल पार्टी का पॉइंट आ गया जी, पॉइंट आ गया आपका बिल्कुल। एक ब्रेक हमारी भी अली भाई, एक ब्रेक ले लेने दे, मैं आ रहा हूं आपके पास जी। ठीक है, मैं एक ब्रेक लेने का मुझे कहा जा रहा है जी। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आपका माजी है, आपका आज हाल है, और उसके बाद आपका मुस्तकबिल है, और इस सारे के अंदर चलने के लिए कोई तैयार नहीं, इससे मूव ऑन होने के लिए तैयार नहीं। जिन्होंने 9 मई किया उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आगे भी तो चलना है। आगे किस तरह चलना है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाजिया करना है क्योंकि वो रियासत के साथ हैं या दहशतगर्दों के साथ। बैरिस्टर शायद से इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। बैरिस्टर शाहिद साहब, आपके लिए सवाल छोड़ के गया था। तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाजिया करना है कि वो रियासत के साथ हैं या दहशतगर्दों के साथ। आज आप खुल के बता दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसके साथ है? कि अफसोस होता है मुझे इन बेवकूफ लोग भी कहूंगा इनकी बातों पे कि ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रियासत के साथ खड़ी है या दहशतगर्दों के साथ। आप क्यों भूल जाते हैं कि इसी रियासत पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी को इमरान खान के नाम के ऊपर 2.5 करोड़ वोट पड़े। टोटल जो कास्टिंग थी पाकिस्तान के अंदर वोटों की, वो 4 करोड़ के करीब है। और आज तक पाकिस्तान की तारीख इस बात की शायद है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी ने 2 करोड़ से ज्यादा वोट लिए, उसने 2/3 के साथ हुकूमत बनाई है, 2/3 मेजॉरिटी के साथ। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ये बात कर रही है कि हमारी 180 सीटों से हमें 80 सीटों के ऊपर जो है वो कर्टेल कर दिया गया बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो आपका ये कहने का क्या मतलब है? क्या मैं इसको इस तरह लूं कि ये जो 2.5 करोड़ अवाम जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया, आप उससे ये सवाल कर रहे हैं कि वो रियासत पाकिस्तान के साथ है या वो जो है दहशतगर्दों के साथ है? तो ये बेअक्ल लोग हैं, इनकी सोच की मुझे समझ नहीं आती। ये रियासत पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? अगर हमारी वफादारियों के ऊपर किसी को शक है तो हमारे आबा-ओ-अजदाद की जाकर कुर्बानियों को देखें। इस पाकिस्तान बनाने के अंदर हमारे आबा-ओ-अजदाद ने भी उतने ही जो है वो अपना खून दिया था जितना किसी और शख्स ने। और हमें कोई ना बताए कि रियासत पाकिस्तान के साथ वफादार कौन है और कौन नहीं, क्योंकि हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इस पाकिस्तान के अंदर जब इमरान खान आया, उसने ना सिर्फ पाकिस्तान के तशक्कुस को बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर उजागर किया, आपके सामने है। 92 के अंदर वर्ल्ड कप जीता, 96 के अंदर जो है शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बना दिया, नमल यूनिवर्सिटी बना दी, उसके बाद जो है अल-कादर ट्रस्ट बनाया, उसके बाद आज 4 आपके और सूबों के अंदर कैंसर हॉस्पिटल बन रहे हैं जहां पे गरीबों का फ्री इलाज होता है। तो ये गरीब क्या किसी और ये इंपॉर्टेंट स्टांस है आपका। अली गौहर साहब, जो इमरान खान साहब वो कह रहे हैं उन्होंने किया, और जो आज रियासत और आप लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कर रहे हैं, तो ये लाइन अब अगर डिफाइन की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्दों के साथ है या पाकिस्तान के साथ, तो ये मौजू नहीं है ऐसी लाइन को ड्रॉ करना। लेकिन एक इसका भी जवाब दीजिएगा, अलॉन्ग विद इट
जलसा अलग करें, पुलिस को अपनी जगह रहने दें और अवाम को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने दें। ये फार्मूला क्यों अपनाना इतना मुश्किल हो गया है? क्यों हर शहरी को सियासी यरगमाल बनाया जा रहा है? जी देखें, बात यह है कि जो जिस तरह से मैंने इनके आपको रवैये गिनवाए हैं जी, आप PMLN ले लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले लें, JUI ले लें, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज, कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने जमहूरियत के लिए स्ट्रगल नहीं की? बिल्कुल ठीक है। वक्तन फक्तन स्ट्रगल करते रहे, कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, नवाज शरीफ साहब की 3 हुकूमतें गिराई गई और उसके बाद उनको जेलों में डाला गया, संगीन किस्म के मुकदमात बनाए गए। क्या PMLN ने कभी पाकिस्तान के ऊपर हमलावर किया? क्या अपने मिलिटेंट्स विंग बनवाए? क्या मुझे ये बताएं कि जो आर्मी चीफ हैं उनको मीर जाफर और सादिक कहते रहे? जब ये इक़्तिदार में हो और RTS सिस्टम से मुस्तफीद हो तब तो ये कहते हैं कि जो आर्मी चीफ होता है वो कौम का बाप होता है। और अगर किसी जमहूरी तरीके के साथ इनको हटा दिया जाए अपने इक़दाम के जरिए और उसी असेंबली के अंदर ये जो है वो कानून और आइन की धज्जियां अपने डिप्टी स्पीकर के जरिए उड़ाते हुए उसको सोबताज कर दें और आइन को तोड़ दें, तो वो जमहूरी है? ये इनके हमारी बदकिस्मती है कि इनके रवैये कभी भी जमहूरी नहीं रहते। और आज भी वो कहते हैं ना कि दिल मांगता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, ये फिर वही RTS सिस्टम मांगते हैं। आज भी ये लोग कहते हैं कि जनाब हम अगर बात करेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। वो अलग बात है कि उनकी तरफ से कई दफा वजाहत आ चुकी है कि आप आपस में पॉलिटिकल पार्टी बात करें। हर पॉलिटिकल पार्टी को चोर और डाकू कहकर पुकारते रहे। और मैं सिर्फ आपको एक थोड़ी सी मैं बात ऐड करना चाहूंगा कि फयाज चौहान साहब इनकी पार्टी में रहे। मैं कल उनका बयान सुन रहा था कि वो जब करतारपुर का सिखों का वो हुआ अपना, जिस दिन वो सारा इन्होंने इफ्तिताह किया था उसका, तो उस फंक्शन में उन्होंने इनको सोने का लोटा दिया। इन्होंने पिंडी सदर से एक पीतल का लोटा जो है वो तोशा खाना में रखवा दिया, सोने वाला ये घर लेके चले गए। ये इनके किरदार हैं। आप अंदाजा करें जो लोगों को चोर और डाकू कहते हैं, ये इनका किरदार है। ठीक। और अगर इनको क्या PMLN ने मशवरा दिया था कि जाकर कोर कमांडर हाउस पर हमला करें? क्या PMLN ने इनको मशवरा दिया था कि PTV को फतह कर ले, जाकर उस पर हमलावर हो जाएं? ठीक। तो ये अब जरा अगर ठीक कह रहे हैं, अच्छा, वो रवैये जो इन्होंने खुद बनाए, बिल्कुल अपने किरदार के ऊपर दाग इन्होंने खुद लगवाया है। हमने तो नहीं लगाया ना। बैरिस्टर साहब हुकूमतें, मुझे बताएं, जुल्फकार अली भुट्टो फांसी चढ़ा, पीपल्स पार्टी वालों ने कब आकर इदारों पर कब्जा कर दिया? हम आपस में वो पार्टी से एक दूसरे के साथ इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं कि एक रियासत ने लाइन ड्रा की है, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना, उसके तकद्दुस का ख्याल रखना, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का हक है। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल होंगे तो उसका ख्याल रखेंगे। ठीक। बैरिस्टर साहब अब जरा एक चीज बताइएगा। ठीक हो गया, ओके। बैरिस्टर साहब अब 2-3 चीजें हैं, जरा उनका जवाब दीजिएगा। एक तो लाइन ड्रॉ जो हुई है ना, वो लाइन नहीं क्रॉस होनी है, एक। उसके बाद RTS वर्सेस फॉर्म 47, ये एक डिबेट आप लोगों की चलती रहेगी जब तक शायद पाकिस्तान में कभी फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 5 अगस्त यौम इस्तेसाल पर आपने एहतजाज किया, अब 14 अगस्त यौम आज़ादी पर एहतजाज कर रहे हैं। अब समझ नहीं ये आ रही, मैंने यही सवाल अली गौहर साहब से भी पूछा था, यही आपसे पूछा था कि अवाम इस सारी सूरत हाल में पिसेगी, जो निकलेंगे वो भी, जो नहीं निकल रहे होंगे वो भी। तो इसका कोई वे आउट आपको लगता है हो सकता है या नहीं? बस जो अब कह दिए 14 अगस्त का मतलब है 14 अगस्त। सबसे पहले तो मैं जवाब देना चाहूंगा अली गौहर बलोच साहब की बात का कि तारीख को शायद ये दुरुस्त कर लें और अपने हादसे को भी ठीक कर लें। याद होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या पाकिस्तान का एक इदारा नहीं? 98 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जत्थों की शक्ल के अंदर हमला हुआ था, लेकिन उस वक्त तो कोई 9 मई वाले केसेस या सुप्रीम कोर्ट के इदारे के ऊपर केसेस बन के लोगों को पाबंद सलासल या उनके घरों की चादर और चारदीवारी को पामाल नहीं किया गया। क्या नैब की तारीख के ऊपर, नैब पाकिस्तान के एक इदारा है ना जी, ठीक, उसकी तारीख के ऊपर क्या मरियम नवाज का आप वो भूल गए जब पूरा नैब का दफ्तर पत्थरों के साथ उड़ा दिया गया था? क्या उस वक्त कोई FIR कटी थी या इन लोगों के घरों में जाकर चादर चारदीवारी को पामाल किया गया था और फिर उन्होंने पीपल्स पार्टी की बात की? तो क्या आप भूल जाते हैं प्लेन हाईजैकिंग केस? शॉर्टली बताइएगा, वे आउट शॉर्टली, मेरे पास टाइम बिल्कुल आउट हो रहा है, शॉर्टली बताइएगा जी। मैं वही अर्ज कर रहा हूं
अब जो ये बात कर रहे हैं 14 अगस्त की, 5 अगस्त को हम लोग निकले, पूरा अपना हमने जमहूरी आईनी हक को इस्तेमाल किया। 14 अगस्त को भी मैं एक छोटी सी अर्ज करूंगा आपसे, मैंने बचपन से लेकर जवानी तक एक चीज देखी कि फलस्तीन के मामले पे, कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के अंदर रैलियां निकलती थी, जुलूस निकलते थे, लेकिन मैं पिछले 3-4 साल से ये चीजें नहीं देख रहा, बल्कि मैं बैरूनी ममालिक के अंदर, बैरिस्टर साहब जरा सिर्फ मुझे प्रिसाइसली बता दें 14 अगस्त का लाहे अमल, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 15 सेकंड्स हैं जी, प्लीज। 14 अगस्त को जी इंशाल्लाह यौम पाकिस्तान पूरे जोशो खरोश से, लाइक एनी अदर पाकिस्तानी सिटीजन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मनाएगी, भरपूर तरीके से मनाएगी। सबसे ऊपर झंडा पाकिस्तान का होगा, उसके बाद झंडा पाकिस्तान के इंसाफ का होगा, और हमारा पुरअमन चीज होगी। और वेरी राइट, वेरी राइट। बैरिस्टर शाहिद मसूद खान, थैंक यू वेरी मच। अली गौहर बलोच साहब, बहुत शुक्रिया जी आप दोनों के टाइम देने का। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं जी, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर ऐसे मोड़ पर है जहां जमहूरी असूल, आइनी जिम्मेदारियां और सियासी चलाकियां एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़ी हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद शिबली फराज, उमर अयूब समेत कई अरकान की नाअहली ने पार्लिमान में एक बड़ा खला पैदा कर दिया है, लेकिन अफसोस ये है कि इस खला को जमहूरी अंदाज में पुर करने की बजाय इस पर इक़्तिदार की मंडी सजी हुई है। सेनेट में अपोजिशन लीडर की कुर्सी हो या कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की पेशकश, सब कुछ सियासी सौदेबाजी की गिर्द घूम रहा है। ऐसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कभी आमरीत के सामने डट कर खड़ी रहती थी, जेलें भुगतती थी और जमहूरियत का परचम बुलंद रखती थी, आज इसी ऐवान में खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती नज़र आ रही है। ये तर्ज अमल ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी तारीख के इनहराफ है, बल्कि जमहूरियत के बुनियादी जौहर को भी नुकसान पहुंचा रहा है। असल सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असूली सियासत पर वापस लौटेगी या इक़्तिदार की सियासत में गुम रहकर जमहूरी बयानिए को मज़ीद कमज़ोर कर देगी। इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़ुबान कायरा साहब ने। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। कायरा साहब, फरमाइएगा, शिबली फराज, उमर अयूब और दीगर अरकान की नाअहली के बाद पैदा होने वाले खिला को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस जाविये से देख रही है? क्या ये जमहूरियत के लिए एक धचका है या जो प्रोसेस हुआ वो बिल्कुल ठीक है? देखिए, प्रोसेस के ऊपर सवाल उठाना तो एक और बहस है। ये प्रोसेस क्यों हुआ? एलिजिबली एक 9 मई का वाकया हुआ जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कुछ शहरों के अंदर आर्मी की इंस्टॉलेशन और उनकी जगहों पे हमले हुए। हमलों के सारे सबूत मौजूद थे। उसका ट्रायल हुआ, उसकी FIRs हुई, गिरफ्तारियां हुई, ट्रायल हुआ, और उस ट्रायल के नतीजे में सजाएं हुई और सजाओं के नतीजे में डिस्क्वालिफिकेशन। ये तो है एक प्रोसेस। इस प्रोसेस को तो आप इसके बारे में कह सकते हैं कि अच्छा जी ये सजाएं अच्छी नहीं है, अच्छी हैं, थोड़ी हैं, ज्यादा है, और अगर आपकी राय हो सकती है, लेकिन ये तो नहीं है ना कि इंसिडेंट नहीं हुआ, ये तो नहीं है कि कानून नहीं टूटा, ये तो नहीं है कि FIR नहीं हुई और प्रोसेस नहीं हुआ। अब बात यह है कि जमहूरियत के लिए अच्छा हुआ है कि नहीं। तो जब भी कभी सियासी जमातें कोई ऐसा एक्ट करती है जिससे जमहूरी अमल को धचका लगता है, वो भले एहतजाज के नाम पे ही हो, अगर आप कानून हाथ में लेते हैं और कानून हरकत में आता है तो फिर नेचुरली ये अमल तो होता है। इसको क्या कहा जाए? क्या ऐसा मुमकिन है कि कानून टूटे और ये कहा जाए क्योंकि ये बंदा लीडर ऑफ द अपोजिशन है, या ये बंदा वजीर है, या ये बंदा फला है, लिहाजा इसको तो सजा नहीं होनी चाहिए? और अगर अदालत ने सजा दे दी, अब क्वालिटी ऑफ पनिशमेंट अपनी जगह, उसको ऊपर बहस कर लीजिए, ठीक। लेकिन अगर सजा हो गई
और वो सजा के नतीजे में डिस्क्वालिफिकेशन तो होती है। इस मुल्क के तो 2 वजीर आजमों को बिल्कुल टिल सही। राइजिंग ऑफ द कोर्ट, गिलानी साहब को टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट तो शायद 3, 4, 5 सेकंड थी, वो उतनी देर में खोसा साहब ने ये कहा टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट सेंटेंस एंड देन कोर्ट वाज डिसमिस्ड, लेकिन वो डिस्क्वालीफाई हो। तो ये तो फिर एक सर्कमस्टांशियल है, उसके बारे में तो सदका बात है कि वो अपनी जगह एक कानून। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है, क्या वाकई ये आईन और कानून के तकाजों के मुताबिक है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा कैटेगोरिकली कह रही हैं कि ये महज सियासी इंजीनियरिंग का एक और बाब है। इसके ऊपर आप क्या कहते हैं जी? देखिए ना, मैं उनके हर सवाल के तो ऊपर खड़ा होकर नहीं बात कर सकता। आप तो मुझ पर सवाल इस तरह कर रहे हैं, उन्होंने कहा वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। नहीं, मैं तो उनका कहा हुआ, मेरी गुजारिश सुन लीजिए ना, उनका कहा हुआ ऐन कानून है। हाँ। और उस कानून के मुताबिक अमल नहीं हुआ। अब आप जवाब दें, आप यही पूछ रहे हैं ना मुझसे। उनका एतराज है जी, बिल्कुल। आप देखिए ना, उनके एतराज को तो हम खातिर में नहीं लाते। ओके, हम तो आपके सवालों के जवाब देते हैं। ठीक है। तहरीक इंसाफ तो किसी सूरत में ये नहीं कहेगी ना कि हमें सजाएं दुरुस्त हुई है। वो तो ये भी कहते हैं कि 9 मई के वाकयात में एजेंसियों के अपने लोग थे, हमारे लोग तो थे ही नहीं। अली अमीन, और उन्होंने अपने लोगों को भेज के ये सारा कुछ कराया, हम पे केस दर्ज कर दिए। अली अमीन खान साहब कह रहे हैं कि हमारे लोग थे लेकिन ये प्लान नहीं हुआ। अब आपकी मर्जी है, आपके पास फुटेज मौजूद है, आप क्या समझते हैं कि कोई इंसिडेंट नहीं हुआ? आप क्या समझते हैं कि आपके चैनलों के पास जो फुटेज है वो सारी जैली है और उसके नतीजे में सजाएं हुई है? अब अर्ज ये है कि इलेक्शन कमीशन ने क्या किया। कुछ लोगों की राय है कि ये रेफरेंसेस स्पीकर साहब को भेजने चाहिए जी। तो क्या गिलानी साहब की सूरत में रेफरेंस आया? बिल्कुल सही। क्या मियां नवाज शरीफ साहब की सूरत में रेफरेंस आया? वो तो वजीर आजम थे, दोनों को घर भेज दिया गया। तो उनकी राय जो है वो खुद किसी सूरत, वो तो हकीकत को हकीकत नहीं मानते ही, हम तो सजाएं हुई। बिल्कुल ठीक। अभी आप जिस तरह गिलानी साहब की आपने एग्जांपल दी, पहले भी दी थी, मैं अब आपके मुताबिक सवाल करता हूं, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि पीटीआई की क़यादत को इस अंदाज में ना अहल करना जमहूरी अमल को कमजोर करता है जी? जमहूरी अमल के लिए तो यकीनन धचका है, वो तो कोई आसान काम नहीं है। जब भी इस तरह का अमल होगा जमहूरी अमल के लिए नुकसानदेह होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या जराइम के अंदर मुलव्वस लोगों को सजाएं नहीं देनी चाहिए? इसीलिए हम कह रहे थे कि इंसिडेंट्स हुए हैं। हम 2 साल से रिक्वेस्ट कर रहे थे पीटीआई को कि आपके लोगों के साथ उनसे कोताही हो गई, आप इसका कोई दरमियानी रास्ता निकालिए, हमें भी मौका दीजिए, आप भी मौका लीजिए और इसके ऊपर कोई माजरत खाना रवैया अख्तियार करें ताकि कोई बीच का रास्ता निकले। अगर आप स्ट्रिक्टो सेंसो कानून के मुताबिक चलना चाहेंगे तो एक वाकया हुआ, उसकी कानून में सजा दर्ज है और वो सजा हो जाएगी। फिर क्या करेंगे? आज हो गई, फिर उसका नतीजा निकल रहा है। अब उसके आगे है कि आप जाके कोर्ट में अपीलें कर लेंगे। आगे हायर कोर्ट है मौजूद, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उस पर अपीलें करें ताकि उसके अंदर जो भी है कोई शुक्म है तो दूर हो जाए। लेकिन ये सारा कुछ किया धरा उनके अपने अमाल है। सही। हम तो 2 साल से कह रहे थे ना भाई कि इस मामले में कोई दरमियानी रास्ता निकाले, पॉलिटिकल हल निकालने की कोशिश करे। लीगल हल निकालेंगे, और लीगल हल क्या निकाला उन्होंने? वो अदालतों में भी जाके क्या करते रहे, कभी जजेस को चुनाते रहे, कभी इसको बाहर बैठ के मीडिया में अंदर इसको मीडिया के लड़ाई लड़ते रहे। उन्होंने अपने दिफा में भी पूरी तरह मुकदमा नहीं लड़ा। हाँ। तो अगर आप अपना दिफाई मुकदमा नहीं लड़ेंगे तो सर्कमस्टांशियली ऐसे ही हालात पैदा होंगे। अब इसको कहा जाए कि ये सारा कुछ हुकूमत की ज्यादती है, आपका हक है, आप कह सकते हैं। खैर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमा जो अब शायद रहनुमा नहीं है या दे आर नॉट अलाइंड विद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका स्टांस यही है जो इस वक्त आपका है कि जो लीगल केस था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो पॉलिटिकल बेस के अंदर कोर्ट्स के अंदर लड़ा गया। आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है जिसकी वजह से आज की तारीख तक उनकी कोई भी चीज टैकल डाउन नहीं हुई प्रॉपरली? देखिए, उनके यहाँ एहतजाज जितने थे सारे नाकाम हुए, उन्होंने जितने स्टेप्स उठाए वो नाकाम हुए। उसकी वजह क्या हुई? वो एस्टेब्लिशमेंट से लड़ने चले हैं, तंजीम है नहीं, अपने अंदर लड़ रहे हैं। आप किसी मुझे एक बंदे का या एक ग्रुप का नाम बता सकते हैं जो इमरान खान साहब के बाद आखिर एक एहतजाज है
आप एक एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, आप हुकूमत के खिलाफ, आप बाकी सियासी जमातों के खिलाफ, बल्कि अब तो वो अपनी इत्तेहादी या ये कह लीजिए अपोजिशन की जमातों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो तो अकेले हैं ना जो कहते हैं हम ही नेक हैं, हम ही आसन लोग हैं, हम ही आइन और कानून के पाबंद हैं। वो कितने हैं आप जानते हैं, लेकिन उनका दावा यह है कि हम सारों के खिलाफ लड़के इसको ठीक करेंगे। अब आप फरमाइए कि इसका क्या इलाज है इस माइंडसेट का। इस वक्त पीटीआई जिस फिजा में है, हम उनको बार बार ये समझाते रहे हैं और समझा रहे हैं कि आप अकेले इस मुल्क के मसाइल का हल नहीं निकाल सकते। अगर आप चाहते हैं, वाकयात हुए हैं, आप अपोजिशन की जमातों को साथ में लाके अपनी आवाज में वजन पैदा कीजिए। अब मसला यह है कि अब वो अंदर भी लड़ाई कर रहे हैं। आपने खान साहब के अरेस्ट हो जाने की सूरत में एक नया तंजीमी ढांचा खड़ा किया, बैरिस्टर गौहर साहब को और सलमान अकरम राजा साहब को। है कोई उनकी बात सुन रहा? है कोई फैसला जिसको मीडिया ये कहे कि उनके क़यादत ने कह दिया? हमारी सूरत थी ना, हम भी लड़ा करते थे। मखदूम अमीन फहीम साहब थे, नाहिद खान साहिबा थी, या हमारे 3-4 सीनियर साथी थे, उनकी मौजूदगी में वो जो फैसला करते थे, हम सारी जमात उसको फॉलो करते थे, उसको बीबी का फैसला कहते थे। अब यहाँ पे मसला है कि एक वकील साहब आते हैं, वो कहते हैं खान साहब ने ये कहा, उनकी हमशीरा आती है, वो कहते हैं खान साहब ने ये कहा, कोई खातून उनकी एरिया से मिल के आती है, वो कहते हैं उन्होंने ये कहा। किसी की बात, एक बात मतलब कुछ कहता है, दूसरा के कहते हैं उन्होंने ये नहीं कहा, फलां का। तो जब जमात के अंदर स्ट्रक्चरल फ्लॉज इतने हो, तंजीमी खिलाफ हो, और आप एक बड़ी लड़ाई लड़ने चल रहे हो और सारे जहान से दुश्मनी हो, तो फिर क्या नतीजा निकलेगा? बिल्कुल सही कह रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने नाअहल किया और उसके बाद अब बाई इलेक्शन की बात हो रही है, जिसके अंदर एक ये बताया जा रहा है कि जी इन बाई इलेक्शंस के अंदर हुकूमत, PMLN और पीपल्स पार्टी, इन तमाम जो सीट्स खाली हुई हैं इनके अंदर इलेक्शन लड़ेंगी, और अपेरेंटली ये भी कहा जा रहा है 1/2 अक्सरियत हो जाएगी और उसके बाद सब कुछ ठीक होगा, जिसमें 27वीं आईनी तरमीम की भी बात की जा रही है। इस पूरे सिनेरियो के ऊपर आप क्या तज्जिया देंगे? तो पहली बात तो यह है कि अभी तक तो ये पता ही नहीं है कि इलेक्शन होंगे कि नहीं। ओके। इसलिए कि अभी अदालती प्रोसेस मौजूद है। जी जी। और अदालती प्रोसेस के बाद अगर इलेक्शन होता है और पीटीआई उसमें शामिल नहीं होती और ये दोनों जमातें अगर जीत जाती हैं, तो फिर भी 2/3 तो नहीं बनेगी, लेकिन फर्ज करें 2/3 बन जाती है, तो 2/3 अक्सरियत में भी जो भी अगर कोई तरमीम होनी है, जो एक मफरूजा है अभी तक, क्योंकि अभी तक कोई ड्राफ्ट सामने नहीं आया, अगर कोई मफरूजा है और वो पाकिस्तान के अमूमी हालात से, वो पीपल्स पार्टी की अपनी स्ट्रगल से, पीपल्स पार्टी के अपने नजरिए से खिलाफ है, जमहूरी अमल के भी खिलाफ है, अगर बाकी जमातें उसको मान भी गई तो पीपल्स पार्टी उसको उस तरह तस्लीम नहीं करेगी, तो ये तरमीम नहीं हो पाएगी। सो अगर कोई चीज असूलों के मुताबिक है, हालात की जरूरत के तहत है, तो आइन में 26वीं तरमीम, पहले भी 26 तरमीमें हो चुकी है, ये लिविंग डॉक्यूमेंट है, इसमें तरमीम हो सकती है, लेकिन वो सामने आए तो उस पर बात हो सकती है। अभी तक तो ऐसे मफरूजे हैं जिनका कोई हकायक से ताल्लुक नहीं। वेरी राइट। कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई, क्या सराहियां की जा रही हैं कि जी शायद हुकूमत को ज्वाइन करने की कोई ऐसी बातचीत हो रही है, इस पे भी जरा अपना मौकफ दे दीजिएगा जी। मैं ऐसे किसी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं हूँ जिसके ऊपर मेरी जमात बहुत दफा कह चुकी है। वो हुकूमत को ज्वाइन करने का इशू हो, वो सदर साहब के इस्तीफे का इशू हो, ऑल दिस रबिश, अब इस रबिश के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं। ठीक, लास्ट जरा बताइएगा, इस पूरी सूरत हाल में आप क्या समझ रहे हैं, कोई वे आउट निकलेगा? आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई वे आउट निकालेगी, कोई पीपल्स पार्टी इसमें किरदार अदा कर सकती है, या जो पॉलिटिकल कॉरिडोर्स हैं वो इस चीज को मैच्योरली अंडरस्टैंड करके आगे मूव ऑन करेंगे? पीपल्स पार्टी 2018 से खान साहब को समझाने की कोशिश कर रही है और गालियां खा रही है, आज भी समझा रही है और गालियां खा रही है। खान साहब की समझने की ख्वाहिश है, वो हमसे चाहते हैं कि सियासी जमातें कोई रोल अदा करें, वो चाहते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन की जमातें इकट्ठे बैठ कर रास्ता पैदा करें। अगर उनकी ये ख्वाहिश ही नहीं है तो आपका ये सवाल मैं क्या करूं, मैं इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्ड करूं? जिस दिन उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया, मैं बिल्कुल कहूंगा, रहा मेरी बात जमात का सवाल, तो मेरी जमात तो 2018 में भी कह रही थी, जरदारी साहब ने भी कहा, बिलावल साहब ने भी कहा था कि इस मुल्क के मसाइल का हल किसी एक जमात के पास नहीं है, आइए मिल बैठ के हम हुकूमत में नहीं, हम अपोजिशन में बैठेंगे, लेकिन वे फॉरवर्ड डिजाइन कर देते हैं। उसके जवाब में क्या हुआ, आज तक क्या होता आया?
हम चाहते हैं डायलॉग करें, सियासी इश्यूज है, सियासी जमातें बैठेंगी तो मसाइल का हल निकलेगा। खान साहब क्या कहते हैं, मैंने इनके साथ नहीं बैठना। अच्छा, इनके साथ नहीं बैठना, जिनके साथ आप बैठना चाहते हैं वो आपके साथ नहीं बैठने को तैयार मसला सियासी है, मसला सियासी है। आप सियासी जमातों से नहीं बैठना चाहते, फिर आप ताकत के जोर पे हल करना चाहते हैं तो शौक पूरा कर लें। लास्ट जरा बताइएगा, 5 अगस्त की तहरीक का किया था, उसके बाद जो कुछ हुआ हमने देखा। अब 14 अगस्त का खान साहब ने कहा कि 14 अगस्त को भी 14 अगस्त आज़ादी का दिन है, एक दफ़ा दोबारा पूरी कौम को एक अजीब सी मुश्किल सिचुएशन में डालना, इसको आप कैसे देखते हैं? 5 अगस्त की तहरीक का ऐलान किसने किया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। किसने? खान साहब की तरफ से आया था। बैरिस्टर गौर ने तो नहीं किया? नहीं किया था। किसने किया था? खान साहब की तरफ से, उनकी बहन ने उनका मैसेज दिया था हमें। बिल्कुल। उनके दूसरी तरफ बहुत सारे लोग होते जो कहते थे कि उन्होंने कहा था पूरे मुल्क में हम मार्च करेंगे। उनकी जमात के अंदर से बातें आई कि नहीं, हम तो अपने अपने शहरों में करेंगे, हम तो जनाब इसको प्रोलॉन्ग्ड एहतजाज करेंगे। तो उनकी एक लाइन ऐसी है जिसके ऊपर खड़ा हुआ जाए। इस वक्त उनका तंजीमी स्ट्रक्चर इतना कमजोर हो चुका है और उनकी अपनी गलतियों की वजह से हुआ। आपने सियासी जमातों से भी लड़ना है, हुकूमत वक्त से भी लड़ना है, इदारों से भी लड़ना है, और आपका तंजीमी स्ट्रक्चर का फुकदान है, विजन नहीं है, वे फॉरवर्ड नहीं है, तो अल्टीमेटली आप अपना भी बर्बादी उतारेंगे, इस मुल्क की जमहूरियत की भी बर्बादी उतारेंगे। बिल्कुल सही। लास्ट जरा बता दीजिएगा कायरा साहब, अगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई एडवाइस आप देना चाहें, आप एक सीनियर सियासतदान हैं, आपने पूरा माहौल देखा हुआ है, आपने बड़ी मुश्किल वक्त गुजारा हुआ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा हुआ है और आज इस तरह की सिचुएशन है, क्या एडवाइस देंगे आज? आपका क्या ख्याल है, तहरीक इंसाफ किसी एडवाइस को मानने के मूड में है? लगता है, क्या ख्याल है? अगर आप दें शायद कहीं पर कोई बात सुनी जाए। नहीं, ऐसे नहीं। आप जो ना पूरी तसल्ली से मुझे बताएं, वो किसी से कोई मांग रहे हैं मशवरा? ना वो मशवरा मांग रहे हैं, ना उन्हें किसी मशवरे की जरूरत है, वो बहुत सियाने हैं, इसलिए मैं दीवारों को मशवरे नहीं दिया जाता। ठीक, कमर कायरा साहब बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम देने का, वेरी ग्रेटफुल जी। अजीम, पाकिस्तान की मईशत के लिए ये आदादो शुमार एक रोशन और उम्मीद अफजा पैगाम लेकर आए हैं। माली साल के पहले ही महीने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने वतन को $3 अरब की खतीर तरसीलात ज़र भेजी, जो गुज़िश्ता साल जुलाई 2023 के मुकाबले में 48% ज़्यादा हैं। सऊदी अरब से $760 मिलियन, मुत्तहिदा अरब अमारात से $610 मिलियन और बरतानिया से $440 मिलियन की रकूम ने न सिर्फ ज़र मुबादला के ज़खायर को तक़वियत दी है बल्कि मईशत में जान भी डाली है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क के कुल ज़र मुबादला के ज़खायर $8 मिलियन इजाफे से $14.047 अरब तक पहुँच गए हैं। सिर्फ स्टेट बैंक के अपने ज़खायर में $511 मिलियन का इजाफा हुआ है और $9.15 अरब अब हो गए हैं, जबकि कमर्शियल बैंक के ज़खायर भी $291 मिलियन बढ़कर $5.31 अरब तक जा पहुँचे। ये तमाम मुस्बत इशारे बता रहे हैं कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की मुसलसल मावनत, ज़र मुबादला के मुस्तहकम ज़खायर और माशी नज़्म व ज़ब्त के बेहतर इक़दामात मिलकर पाकिस्तान को एक ऐसे मुस्तकबिल की तरफ लेकर जा रही हैं जो ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा मुस्तहकम और ज़्यादा खुशहाल होगा। अगर ये रुझान बरकरार रहा तो आने वाले बरसों में पाकिस्तान की मईशत ना सिर्फ खित्ते में बल्कि आलमी सतह पर भी एक मुस्बत मिसाल बन सकती है। इसके साथ ही मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।